गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है एल्कीन, जिसमें हम कर रहे थे एल्कीन की बनाने की विधि। और एल्कीन की बनाने की विधि के अंदर हमने एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण कर लिया था। और इस पर हम क्या करते हैं, सेतजेफ के नियम को लागू करके देखते हैं। वैसे तो मैंने एक बार ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बताया था कि सेतजेफ नियम क्या होता है। तो देखिए, सेतजेफ के नियम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब कोई भी एल्किल हैलाइड हमारे पास है और उस एल्किल हैलाइड के अंदर जितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतने ही टाइप की एल्कीन प्राप्त होगी। बीटा हाइड्रोजन परमाणु दो हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों अगर सेम प्रकार के हैं तो एक ही प्रकार की एल्कीन प्राप्त होगी। बीटा हाइड्रोजन परमाणु जितने टाइप के होंगे उतने ही टाइप की एल्कीन प्राप्त होगी। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने CH2Br ये किया था, एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करवाई थी, अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन होता है। तो एक ही प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु है। अल्फा से हैलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 और KBr और H2O प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या है, एल्कीन। ठीक है। अब उसके पश्चात अब हम क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2Br ये ले लिया हमने, और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये गामा हो जाएगा। तो एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन परमाणु है हमारे पास, तो एक ही प्रकार की एल्कीन हमें प्राप्त होगी। तो CH3 CH हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और हैलोजन यहाँ से, CH2 और KBr और H2O। ठीक है। यहाँ पर एल्कोहलिक OH लेंगे। ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगी, प्रोपीन। ठीक है। अब देखिए, अब ये हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ Br जुड़ा हुआ है, ये CH3, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा। ठीक है। अब यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो समान ही प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो एक ही प्रकार की एल्कीन प्राप्त होगी। हैं तो दो, लेकिन हैं समान प्रकार के, तो कोई से ही हाइड्रोजन निकाल दो तो हमें प्रोपीन प्राप्त हो जाएगी। और KBr और H2O बाहर निकल जाएगा। अब देखो, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला हमने, यहाँ से हैलोजन निकाला तो प्रोपीन प्राप्त होगी। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकालते और यहाँ से हैलोजन निकालते तो प्रोपीन। अब हम क्या करते हैं, कैसा एल्किल हैलाइड लेते हैं जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग प्रकार के होंगे। बीटा हाइड्रोजन परमाणु अलग, ये कार्बन अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा। एक तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु ये हो गए, एक ही हो गए बीटा कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन परमाणु, बीटा हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ तो CH2 है, यहाँ CH3 है, तो अलग अलग प्रकार के हैं, तो दो अलग अलग प्रकार की एल्कीन प्राप्त होगी। अब देखिए, यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे और ये हैलोजन निकालेंगे, तब तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, हैलोजन यहाँ से निकालते हैं और हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दो अलग अलग प्रकार की एल्कीन प्राप्त हो जाएगी हमें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये प्राप्त हो जाएगी, दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो इसको तो क्या कह दिया जाएगा, 1-ब्यूटीन, और इसको क्या बोल दिया जाएगा, 2-ब्यूटीन। ठीक है। तो जिसमें से 2-ब्यूटीन जो होगी ना वो ज़्यादा स्टेबल होगी, 1-ब्यूटीन कम स्टेबल होगी। तो सेतजेफ का नियम, जिसके अंदर हम अल्फा कार्बन से हैलोजन
और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं और एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइडों के भी हाइड्रो हैलोजनीकरण की बात की। नोट्स के अंदर मैंने E1 E2 दो टाइप का होता है, सेठजेफ का नियम नहीं लिखा क्योंकि ये मैंने पीछे रिएक्शन मैकेनिज्म में कर लिया था, इसीलिए मैंने एल्किल हैलाइडों का भी हाइड्रो हैलोजनीकरण के अंदर सेठजेफ का नियम नहीं किया। या तो आप पीछे से कर लेना या फिर आप पीछे कर लोगे तो वहीं से याद कर लेना। सेकंड जो मेथड आता है वो है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। निर्जलीकरण का मतलब होता है वाटर बाहर निकालना। तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण करवाएंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा और ये जो रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई जाती है और जिससे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल करके एल्कीन बन जाता है CH3CH2OH। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से OH चला जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है? वाटर को ढूंढता है। वाटर मिलना चाहिए इसको, वाटर को ढूंढने की कोशिश करता है और जहाँ पर भी वाटर मिलता है इसको ये क्या करता है? वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को खींचता है। तो एल्कोहलों के साथ अगर H2SO4 की रिएक्शन करवाई जाए तो ये क्या करेगा? एल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। तो अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH चला जाएगा तो यहाँ CH2 बच जाएगी और यहाँ भी CH2 बच जाएगी और H2O। तो किसका निर्माण हो जाएगा? एल्कीन का। किसका निर्माण हो जाएगा? एल्कीन का। तो अगर एल्कोहलों का निर्जलीकरण करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में तो अब हमें एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन बनाने की मेथड ही तो कर रहे हैं हम, एल्कीन ही बनानी है। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये CH3 इसके साथ हाइड्रोजन और फिर इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके पश्चात कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे ये हाइड्रोजन कार्बन के वैसे आ जाएंगे। ये भी हम ऐसे कैसे लिख देंगे और ये O के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? OH2। क्या बन जाएगा? OH2। क्योंकि हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड बन गए हैं। क्या हो गए हैं? हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड बन गए, इसलिए OH2 पॉजिटिव आ गया। यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे हम, बाहर करेंगे तब यहाँ पर इस कार्बन के साथ तो तीनों हाइड्रोजन वैसे ही रहेंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के वैसे रहेंगे और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज और क्या बन जाएगा? कार्बोकैटाइन। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटाइन। फिर उसके बाद में यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये H पॉजिटिव, स्टार्टिंग में हमने H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई थी, वो H पॉजिटिव बाहर निकल गया और ये कार्बन और इसके साथ H और ये H डबल बॉन्ड C और ये H और H और क्या बन जाएगा? एल्कीन। क्या बन जाएगी? एल्कीन। तो इस प्रकार एल्कोहलों का अगर निर्जलीकरण करवाते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है। सबसे पहले H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाइए, OH के साथ जुड़ेगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाएगा? कार्बोकैटाइन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगी? एल्कीन।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे एल्किल हैलाइड के ऊपर से एचजेफ के नियम को देखा था उसी प्रकार इस पर भी देखेंगे। ये टॉपिक तो इस चैप्टर में दिया हुआ है स्पेशली। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण पर सेत जेफ के नियम की वर्णनात्मकता, नियम की वर्णनात्मकता। सिलेक्टिविटी, एल्कोहलों का निर्जलीकरण करवा रहे हैं हम, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, उस पर सेतजेफ के नियम की सिलेक्टिविटी को देखते हैं कि सेतजेफ का नियम किसको किस तरीके से सिलेक्ट करता है। सबसे पहले हमारे पास CH3CH2OH ये था, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KBr और प्लस में H2 ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, ये तो एक सिंपल एल्कोहल की बात हो गई। अगर हमारे पास इस तरीके का एल्कोहल हो तो सेतजेफ का नियम, चाहे एल्किल हैलाइड हो चाहे हमारे पास में एल्कोहल हो, और सेम ही प्रकार से लागू होता है। अल्फा कार्बन से एलोजन जाता है, उसी प्रकार यहाँ अल्फा कार्बन से OH चला जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा। और सेतजेफ ये भी कहता है कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु जितने टाइप के होंगे उतने टाइप की एल्किन प्राप्त होती है, चाहे वो एल्कोहल हो चाहे एल्किल हैलाइड हो। तो ये नियम तो वैसे समान प्रकार से ही लागू होगा सब पर। तो ये अल्फा और ये बीटा कार्बन कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे। करवाने पर यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से एलोजन चला जाएगा और क्या बन जाएगी, प्रोपीन। क्या बन जाएगी, प्रोपीन, और KBr और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात अगर हमारे पास इस तरीके का एल्कोहल हो, सेकेंडरी एल्कोहल जिसको बोलते हैं, यहाँ अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन होते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई जाए तो समान प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु, समान प्रकार के बीटा कार्बन परमाणु जिनके साथ हाइड्रोजन भी समान प्रकार के हैं, तो किसी से भी निकाल दो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से तो OH चला जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से OH, और सॉरी यहाँ KBr नहीं आएगा भाई, H2O। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा क्योंकि हम कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवा रहे हैं रिएक्शन, तो KBr नहीं आएगा कि एल्कोहलिक OH के साथ में करवाते हैं। अब हम क्या ले लें, CH3 CH2 CH और OH और CH3, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये भी क्या हो गया, बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन और ये बीटा हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग प्रकार के हैं। कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु के अलग अलग टाइप के हैं, तो दो अलग अलग प्रकार के एल्कीन प्राप्त होगी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम करवाते हैं। ठीक है, तो CH3, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकालें और यहाँ से एलोजन निकालें, तब तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसको बोला जाएगा 2-ब्यूटीन। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से OH निकालते हैं, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या प्राप्त होती है, 1-ब्यूटीन।
क्या प्राप्त होती है, 1 ब्यूटीन। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एल्कोहल थे जिनके साथ अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अल्फा कार्बन से OH जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल का, एल्कीन का। किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का। किससे होगा, एल्कोहल से। तो हम सेतजेफ के नियम को भी एल्कोहलों की पर लागू कर सकते हैं। एल्कोहलों से हम एल्कीन बना सकते हैं। अलग अलग टाइप के एल्कोहलों से अलग अलग प्रकार की एल्कीन प्राप्त किए जा सकती है। ये थी एल्कीन बनाने की विधियाँ, 2 विधियाँ जो बहुत बड़ी थी, जिसके अंदर हमने एल्किल हैलाइडों का भी हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाया और दूसरा एल्कोहलों का निर्जलीकरण करवा करके हमने वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाला। और इस प्रकार हमने क्या किया कि एल्कीन प्राप्त कर ली, क्या कि एल्कीन प्राप्त कर ली। उसके पश्चात तीसरा मेथड आता है एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण से। एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण से अगर हमारे पास में एल्काइन का मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोला जाता है, एल्काइन बोला जाता है। तो एल्काइन का अगर हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं अपने तो एल्कीन प्राप्त होती है। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये क्या है, एल्काइन है। क्या है, एल्काइन। और एल्काइन का क्या करवाएंगे हम, हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी और क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्कीन। क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्कीन। तो एल्काइनों से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है और एल्कीन को 2 प्रकार से रिएक्शन करवा सकते हैं। अगर हम रिएक्शन द्रव अमोनिया और सोडियम की प्रेजेंस में करवाएं या फिर दूसरी रिएक्शन लीडलर उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएं। लीडलर उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएं और क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक बार द्रव अमोनिया सोडियम की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें जो एल्कीन प्राप्त होगी वो एल्कीन ट्रांस टाइप की होगी। जो एल्कीन प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, ट्रांस टाइप की या विपक्ष एल्कीन बोला जा सकता है जिसको, विपक्ष एल्कीन। ठीक है। और दूसरी और अगर लीडलर प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें समपक्ष एल्कीन प्राप्त होगी। समपक्ष एल्कीन प्राप्त होगी। इसको तो क्या बोला जा सकता है, ट्रांस एल्कीन। ठीक है। और इसको बोला जा सकता है सिस एल्कीन। सिस एल्कीन। ट्रांस का मतलब कार्बन के साथ जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे की विपरीत हैं, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे की ट्रांस कंडीशन पर हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस एल्कीन या विपक्ष एल्कीन। और दूसरे को क्या बोल देंगे, सिस एल्कीन। अगर एल्काइनों का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं द्रव अमोनिया सोडियम की प्रेजेंस में तब तो हमें ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है। और अगर हम लीडलर प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तब हमें सिस एल्कीन प्राप्त होती है। तो इस तरीके से एल्काइनों से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। एल्काइनों से भी हम एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं।
उसके पश्चात नेक्स्ट मेथड आता है डाई हैलाइडों के विहेलोजनीकरण से डाई हैलाइड जब कार्बन के साथ 2 हैलोजन जुड़े होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, डाई हैलाइड्स। और डाई हैलाइड का विहेलोजनीकरण करवाते हैं तो उससे भी हमें एल्कीन